जीके का बुक मीन्स लुसेंट सामान्य ज्ञान, ये सब्जेक्टिव बुक होगा और इसमें हमारा चल रहा है हिस्ट्री। आज हम पढ़ेंगे सिंधु सभ्यता मीन्स प्राचीन इतिहास चल रहा है हमारा। अब मीन्स मंडे से, संडे के बाद, संडे को आप लोगों का मास्टर वीडियो आ जाएगा आधुनिक इतिहास का लुसेंट ऑब्जेक्टिव का, ओके। और फिर मंडे से शाम को मिल जाएगा ज्योग्राफी का सब्जेक्टिव और सुबह को मिल जाएगा हिस्ट्री का सब्जेक्टिव, और साथ ही ऑब्जेक्टिव लुसेंट जो है वो तो आपको 7वें सुबह में मिलता ही रहेगा, ओके। तो चलो शुरू करते हैं सिंधु सभ्यता। पर आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को भी शेयर कीजिए, क्योंकि लॉकडाउन में कह दिया, चैनल जो हैक हुआ था उसको रिवाइव करने में मुझे काफ़ी लॉस हुआ है, तो इस बात को थोड़ा समझिए। मैं कभी कहता नहीं आप लोगों से, टाइम बर्बाद नहीं करता आप लोगों का, पर अभी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ज़रूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी फायदा हो और चैनल को भी थोड़ा सपोर्ट मिले। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले समझ लो रेडियो कार्बन C12 ये सब होता क्या है, थोड़ा समझ लो। जो भी जीवाश्म है, ओके, थोड़ा ये साइंस का टर्म हो गया, जो भी जीवाश्म है उसका आयु पता करने के लिए हम कार्बन डेटिंग का प्रयोग करते हैं, ओके। फिर से रिपीट करता हूँ, जो भी कोई लिविंग थिंग था, मतलब जिसमें कार्बन की मात्रा है, वो अगर काफ़ी लंबे समय तक शरीर के अंदर दबा रह गया, बहुत दिनों तक दबा रह गया, तब वो क्या बनेगा, जीवाश्म बनेगा। और उसका अगर हमको आयु पता करना होगा तो उसके लिए हम कार्बन डेटिंग का प्रयोग करेंगे। क्लियर। अगर कोई निर्जीव चीज़ है, निर्जीव पदार्थ, जैसे पत्थर हुआ, जैसे पृथ्वी का आयु हमको पता करना है, तो उसके लिए हम यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग करते हैं। यूरेनियम 235 या 238 का प्रयोग करते हैं, ओके। और पेड़ पौधा का आयु के लिए हम एनुअल रिंग का प्रयोग करते हैं, उसको हिंदी में बलाई रिंग कहते हैं। क्लियर। तो अभी हम रेडियो कार्बन पढ़ेंगे, ठीक। तो यहाँ रेडियो कार्बन के हेल्प से पता किया गया है, रेडियो कार्बन C12 जैसे नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है। क्लियर। ये C12 भी होता है, C14 उसका क्या हुआ, काफ़ी मॉडर्न पैटर्न हुआ। ये कितना पुराना है, तो 2400 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व। आगे दिया गया है, सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया। ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लो। सिंधु सभ्यता का खोज किसने किया, दयाराम साहनी ने किया। सिंधु सभ्यता की खोज किसने किया, दयाराम साहनी ने किया। सिंधु सभ्यता को प्राक ऐतिहासिक मीन्स प्रोटो हिस्टोरिक अथवा कांस्य युग में रखा जाता है। कांस्य मतलब हो गया ताम्र युग, ब्रॉन्ज, ओके। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। भूमध्य सागर में मेनली ये लोग निवास करते थे। भूमध्य सागर मतलब वो इक्वेटर के आसपास मेनली ये लोग निवास करते थे। जो इंपोर्टेंट होगा उस पर मैं अधिक फोकस करूंगा ताकि आप लोगों को याद हो जाए। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल दासक नदी के किनारे स्थित सुतका गोडोक, जो कि वर्तमान में बलूचिस्तान में है। पूर्वी पुरास्थल हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर, जो कि जिला मेरठ उत्तर प्रदेश में वर्तमान में है। उत्तरी पुरास्थल चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मांदा, जो वर्तमान में जम्मू कश्मीर में है, तथा दक्षिण पुरानी स्थल गोदावरी नदी के तट पर दाइमाबाद, जो कि अहमदनगर महाराष्ट्र में है, ओके। बस इतना जानना है, एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा आपसे, बस जान लो, बुक में दिया गया है। आगे है सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, कि सिंधु सभ्यता किस टाइप की सभ्यता थी, तो वो एक नगरीय सभ्यता थी। प्रश्न इसमें ऐसे आ जाएगा, चाहे वो मोहनजोदड़ो हो, हड़प्पा हो, या फिर गनवाड़ी वाला, धौलावीरा, राखीगढ़, कालीबंगन, ये सब जो भी था, ये किस प्रकार की सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी। आगे है सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 ही बड़े नगर की संज्ञा दी जाती है। मतलब एट फर्स्ट तो ये समझो कि सिंधु सभ्यता को ही सैंधव सभ्यता कहा जाता है। अगर कभी प्रश्न ये आ जाए कि सैंधव सभ्यता कितना वर्ष पुराना है, तो ऐसा नहीं कंफ्यूज कर जाना कि ये नया सैंधव सभ्यता क्या हो गया। तो अभी मैंने क्या पढ़ा था कि सिंधु सभ्यता 2400 ईस्वी पूर्व से लेकर 1700 ईस्वी पूर्व तक का माना गया है, तो वही पीरियड क्या होगा, सैंधव सभ्यता का ही भी होगा, ओके। इस टाइम में 6 बड़े नगर का जिक्र किया गया। कौन कौन सा था, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनवाड़ी वाला, धोलावीरा, राखीगढ़ी और कालीबंगन। स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है कि स्वतंत्रता के बाद सबसे अधिक हड़प्पा की खोदाई कहाँ पता चला, तो वो पता चला गुजरात में।
लोथल एवं सूतकोतदा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह है। सिंधु सभ्यता के दो प्रमुख बंदरगाह में कौन कौन सा आ गया? लोथल, ये गुजरात में है, एवं सूतकोतदा, ये दोनों बंदरगाह नगर था। जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुआ। ये काफी इंपॉर्टेंट है। नक्काशीदार ईंट नहीं पूछा जाएगा आपसे, जुता हुआ खेत पूछा जाएगा। ओके, तो इसको याद रखो। जुता हुआ खेत और नक्काशीदार ईंट का प्रयोग मीन्स कहाँ से मिला साक्ष्य? तो वो मिला कालीबंगन से। कालीबंगन से, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इसको नहीं भूलना। कालीबंगन से जुते हुए खेत का प्रमाण मिला, जबकि मोहनजोदड़ो से स्नानागार प्राप्त चला, और ये सैंधव सभ्यता का सबसे बड़ा इमारत था। ओके, जो स्नानागार था वो कहाँ पता चला? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से। जुता हुआ खेत कहाँ पता चला? कालीबंगन से। और लोथल और सूतकोतदा क्या था? ये बंदरगाह था। अब यहाँ कुछ बॉक्स में फैक्ट दिया गया है, ये आपको पढ़ना होगा क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे लिखा गया है सिंधु काल में विदेशी व्यापार क्या सब था। ओके, कौन कौन से प्रदेश में व्यापार होता था? तो तांबा के लिए खेतरी पहले भी फेमस था, आज भी फेमस है। खेतरी बलूचिस्तान और ओमान। चांदी के लिए व्यापार होता था अफगानिस्तान, ईरान। सोना का होता था कर्नाटक, अफगानिस्तान, ईरान। टीन के लिए अफगानिस्तान, ईरान। गोमेद स्वराष्ट्र। लाजवर्थ के लिए मेसोपोटामिया। सीसा के लिए ईरान। ओके, यहाँ पे बस तांबा, थोड़ा बहुत चांदी का याद रख लो, सोना का, इस तीनों का याद रख लो, काफ़ी है। हालांकि तांबा ही अधिक पूछा जाता है क्योंकि खेतरी काफ़ी फेमस है। ओके, आगे हमारा मोहनजोदड़ो से प्राप्त बृहद स्नानागार एक प्रमुख स्मारक है, जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड जो है वो 11.88 मीटर लंबा और 7 मीटर चौड़ा एवं 2 मीटर गहरा है। ये आपको एग्जैक्ट नहीं याद रखना है, ये आपसे पूछा भी नहीं जाएगा, बस 12, 7 और 2 के आसपास का याद रखो। इतना के आसपास का इसका लंबाई, चौड़ाई और गहराई था। पर ये जरूर याद रखना कि बृहद स्नानागार कहाँ पे था? मोहनजोदड़ो में था। अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुआ। काफी इंपॉर्टेंट है कि अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुआ? तो लोथल एवं कालीबंगन से। फिर रिपीट करता हूं, लोथल क्या था? एक बंदरगाह था। आगे हमारा मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता, कौन कौन से? पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली। इस पशुपतिनाथ को 3 मुख होता था। ओके, इसीलिए इनको 3 मुख का देवता भी कहा जाता था। इसके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता, भैंसा विराजमान था। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो यहाँ पे ये चारों एनिमल का भी नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार पूछा जा चुका है कि मोहनजोदारो से जो प्राप्त, मोहनजोदड़ो, एक फिल्म आया था मोहनजोदारो, इसीलिए बार बार मेरे मुंह से निकल जा रहा है। ओके, मोहनजोदड़ो जो था उसमें 3 मुख वाला पशुपति देवता मिला था। उसके चारों साइड कौन कौन से जानवर थे? तो हाथी, गैंडा, चीता और भैंसा। इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट है थोड़ा। और 3 मुख वाला देवता कहाँ से प्राप्त हुआ था? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से नर्तक की एक कांस्य की मूर्ति मिली थी, जिसे हम लोग नटराज की मूर्ति कहते थे, वही है। नटराज की मूर्ति या कांस्य की मूर्ति नर्तक करती हुई, वो कहाँ से मिला हुआ था? मोहनजोदड़ो से। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। ओके, मोहनजोदड़ो से क्या मिला था? बृहद स्नानागार मिला था। उसके बाद 3 मुख वाले देवता मिले थे, जिसको पशुपतिनाथ कहते हैं। उस पे हाथी, गेंडा, चीता और भैंस चारों तरफ विराजमान थे। मोहनजोदड़ो से कांस्य की मूर्ति, जिसे हम नटराज की मूर्ति भी कहते हैं, वो वहां से मिला हुआ था। आगे है, हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक ऋणी पशु का अंकन मिलता है। क्लियर? मनके बनाने के कारखाने लोथल एवं चंद्रहुदरो से मिले। या ये भी थोड़ा याद रख लो, मनके बनाने का कारखाना कहाँ से प्राप्त हुआ? लोथल और चंद्रहुदरो से। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक है। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। दाईं से बाईं ओर मतलब इस साइड, जैसे उर्दू लिखते हैं। ओके, अच्छा, उर्दू से याद आया कि एक लिपि है खरोष्ठी लिपि। ओके, इस बार अगर बीपीएससी 2019 का प्रश्न आप लोग देखे होंगे तो प्रश्न आया था कि इसमें से कौन सी लिपि दाएं से बाएं तरफ लिखी जाती है। ओके, तो खरोष्ठी लिपि जो होता है वो भी क्या होता है? दाएं से बाएं तरफ लिखा जाता है। उर्दू भी दाएं से बाएं तरफ, खरोष्ठी भी, और ये जो भी पढ़े हैं भाव चित्रात्मक, ये भी क्या था? दाएं से बाएं तरफ लिखी जाती है। क्लियर? आगे लिखा है, जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था तो पहली पंक्ति दाएं से बाईं ओर और दूसरी बाएं से दाईं ओर लिखी जाती थी। तो काफी टफ हो गया ये। एक पंक्ति इस साइड से और दूसरा पंक्ति इस साइड से, मतलब
इधर से लिखते हुए जाता था, इधर इंड हो गया, फिर इधर से लिख लेता था, ओके, फिर इधर से ऐसे लिख लेता था, तो इस टाइप से वो लिखता था। आगे है, सिंधु सभ्यता के नगरों ने सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी। ग्रिड होता क्या है, देखो ये कंप्यूटर का टर्म है, पर समझ लो। जैसे ये हमने क्या किया, कॉलम बनाया, ये लाइन को कॉलम कहा जाता है, नीचे जो लाइन गिरा है ना उसको कॉलम कहा जाता है, और इस वाली लाइन को रो कहा जाता है, ओके। तो ये जो फॉर्मेशन आपका तैयार हुआ, इसी को क्या कहा जाता है, ग्रिड कहा जाता है, क्लियर। और इस पॉइंट को नोड कहा जाता है, ये समझ लो, नोड कहा जाता है। आप इसको मैट्रिक्स भी कह सकते हो, इसी ग्रिड को मैट्रिक्स भी कह सकते हो। तो उस में जो नगर या घर था वो किस पद्धति में था, ग्रिड पद्धति में, इसीलिए उसको नगरीय पद्धति कहा जाता है, क्योंकि यहाँ रास्ता क्लियर हो जाता है। जैसे आप देखो, हर घर के लिए क्या हुआ, अपार्टमेंट के लिए रास्ता क्लियर हो गया, तो ग्रिड पद्धति सबसे एस्टेब्लिश माना जाता है। कभी क्या करना, मोबाइल में जो मीन्स मैप होता है ना, गूगल मैप, उसको ओपन करना, और जो भी डेवलप कंट्री है, जैसे अमेरिका हुआ, उस सब का मैप पे जूम करके थोड़ा देखना, तो आपको वहाँ का जो कंट्री दिखेगा ना, वो काफ़ी स्टेबलाइज, मतलब इस टाइप का एक सीधा रोड रहेगा, फिर पूरा ग्रिड सिस्टम में आपको दिखेगा, जो कंट्री इस प्रकार बसा हुआ है। पर इंडिया में कैसा रहेगा, रोड टेढ़ा हुआ है, कहीं पे कैसा है, तो अनस्टेबलाइज है हमारा। तो उस टाइम का क्या था, सिंधु सभ्यता के टाइम में क्या था, ग्रिड पद्धति था, काफ़ी वो सब क्या था, मॉडर्न था, नगरीय टाइप का था, ओके। आगे आते हैं, क्या दिया गया देखो, घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर ना खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे, ओके। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल कौन कौन सा था, गेहूं और जौ। ये काफी इंपॉर्टेंट है। सिंधु सभ्यता के मुख्य फसल कौन कौन से थे, गेहूं और जौ। गेहूं और जौ सिंधु सभ्यता का मुख्य फसल था, कई बार पूछा गया है ये प्रश्न। सैंधववासी या सिंधु सभ्यता जो कह लो, मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। मिट्टी से बने हल का साक्ष्य बनमाली में मिला था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मिट्टी से बने हुए हल का साक्ष्य कहाँ मिला था, बनमाली। तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट हो गया। सिंधु सभ्यता का मुख्य फसल कौन कौन सा था, गेहूं और जौ। ये भी याद रख लेना कि मिठास के लिए शहद का प्रयोग करता था। साथ ही बनमाली में क्या मिला, मिट्टी से बना हुआ हल मिला, ओके। रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं, जिनसे धान की खेती होने का प्रमाण मिला है। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुए हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर इस लाइन को रिपीट करते हैं, रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं। तो रंगपुर और लोथल से चावल का दाना मिला, जिससे ये क्लियर हुआ कि धान का खेती होता था। तो आपसे अगर ये पूछ दे कि धान की खेती का साक्ष्य कहाँ से मिला, तो आप क्या कह सकते हो, लोथल से, क्योंकि चावल मिला तो क्या हुआ, धान की भी तो खेती होती होगी। सुरकोतदा, कालीबंगन एवं लोथल के सैंधवकालीन घोड़े के अस्थि पंजर मिले। मीन्स घोड़े के पांव के नीचे जो नाल लगाया जाता है ना, वो कहाँ मिला, कालीबंगन, लोथन और सुरकोतदा में। तौल के माप की इकाई मिली 16 के अनुपात में। जैसे अगर आप लोग मीन्स अपने दादाजी से, पापा से सुने होंगे, तो उस टाइम में 4 आना, 8 आना, अभी भी कुछ दिन पहले भी चलता था, कुछ दिन पहले मतलब 15-20 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ, चलता था। तो उस टाइम में 16 के अनुपात में मिला हुआ था। अब बड़ी वर्तमान में क्या है, 100 के अनुपात में मिल रहा है, ओके। उस टाइम में 16 के अनुपात में था। सैंधव सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहिया एवं 4 पहिए वाले बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का प्रयोग करते थे। भैंसा गाड़ी मतलब उस गाड़ी को भैंस खींचता था, बैलगाड़ी मतलब बैल खींचता था। मेसोपोटामिया के अभिलेख में वर्णित मेहुला शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से ही है। तो ये सब कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस यहाँ याद रखो कि मेहुला शब्द का अभिप्राय किस सभ्यता से है, सिंधु सभ्यता से है, या सैंधव सभ्यता से। संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासन वणिक वर्ग के हाथों में ही था, जो बनिया टाइप का होता है उसके हाथों में ही था। पिग्गट ने हड़प्पा एवं मोहनजादड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की राजधानी या जुड़वा राजधानी कहा, यह काफी इंपॉर्टेंट है। पिग्गट जो था वो हड़प्पा और मोहनजादड़ो दोनों का जुड़वा राजधानी था। जैसे चंडीगढ़ क्या है, पंजाब हरियाणा का, दोनों का क्या है, जुड़वा राजधानी है। उसी प्रकार पिग्गट जो था हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का जुड़वा राजधानी था। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उनकी पूजा करते थे। काफी इंपॉर्टेंट है ये, धरती को ही उर्वरता की देवी मानते थे और उसकी पूजा करते थे। वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन का साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से ही मिलता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। वृक्ष पूजा का साक्ष्य या शिव पूजा का प्रचलन कहाँ से मिलता है, तो सिंधु सभ्यता से मिलता है। स्वास्तिक चिन्ह, जो इस प्रकार का चिन्ह आप लोग देखते होंगे, ये उसको स्वास्तिक चिन्ह कहा जाता है। तो ये भी संभवतः हड़प्पा सभ्यता की ही देन है, क्योंकि उस टाइम में भी ये चिन्ह देखने को मिला था। इस चिन्ह से सूर्योपासना का अनुमान लगाया जाता है। सिंधु घाटी के नगरों में
किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले। ये इंपॉर्टेंट है। सिंधु घाटी के सभ्यता में मीन्स मूर्ति मिला पर मंदिर का अवशेष नहीं मिला, शिव पूजा का मिला पर मंदिर नहीं मिला। सिंधु घाटी में या सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। ये काफी इंपॉर्टेंट है। सिंधु सभ्यता में किस देवी की उपासना होती थी? मातृ देवी की। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पशुओं में कुंवर वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। कुंवर वाले सांड की भी पूजा होती थी, कुंवर वाले सांड की। ओके। स्त्री मृण मूर्तियां, जो मिट्टी की मूर्ति होती थी, अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सैंधव समाज मातृ सत्तात्मक थे। मीन्स महिलाओं का जो था उस काफी अधिकार चलता था। अधिकार नहीं कह सकते हैं, काफी छूट मिली हुई थी। ओके, अभी जैसा नहीं था। सैंधववासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। मनोरंजन के लिए सैंधववासी मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षी को आपस में लड़ाना, चौपर और पासा खेलना आदि साधनों का प्रयोग करते थे। क्लियर? फिर से रिपीट कर लेते हैं। मनोरंजन के लिए क्या सब करते थे? तो मछली पकड़ते थे, शिकार करते थे, पशु पक्षी को आपस में लड़वाते थे, चौपार पासा खेलते थे। इन सब साधनों का प्रयोग वो मनोरंजन के लिए सिंधु सभ्यता के लोग करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। ये सब अगर आपको देखना है तो मैं फिर रिपीट करता हूँ। नेशनल म्यूजियम है दिल्ली में, वहाँ पे आप देख सकते हो। काफ़ी कम किराया भी है, आसानी से आप विजिट कर सकते हो। सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। ओके, उस टाइम में लोहे का नहीं था, तांबे का यूज करते थे वो लोग। ओके, पर तलवार नहीं बनाते थे। कालीबंगन एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल था जिसका निचला शहर मीन सामान्य लोग जो थे नीचे तबके के, वो भी किले से घिरा हुआ था। कालीबंगन का अर्थ है काली रंग की चूड़ियाँ। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जिस प्रकार मीन्स मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला, उसी प्रकार कालीबंगन का अर्थ क्या होता है? काली चूड़ियाँ। यहाँ से पूर्व हड़प्पा स्तरों के खेत जोते जाने के और अग्नि पूजा की प्रथा का प्रमाण मिला हुआ है। कहाँ से? तो कालीबंगन से ही या हड़प्पा से ही क्या मिला है? अग्नि पूजा का प्रमाण भी मिला है कि अग्नि का पूजा किया जाता था। पर्दा प्रथा या वैश्यावृत्ति सैंधव सभ्यता में प्रचलित थी। उस टाइम में भी ये सब होता था। शवों को जलाने के लिए एवं गाड़ने यानी दोनों प्रथाएं प्रचलित थी। शवों को जलाया भी जाता था और गाड़ा भी जाता था। हड़प्पा में शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा थी। हड़प्पा जो नगर था उसमें सबको दफनाया जाता था और मोहनजोदड़ो में ये जलाया जाता था। लोथल एवं कालीबंगन में युग्म समाधियां मिली है। लोथल और कालीबंगा में युग्म समाधि का मतलब हुआ कि कहीं कहीं पे दफनाया भी गया था, कहीं कहीं पे जलाया भी गया था। ये सब जो टर्म है ये आपको इंटरव्यू में काफी काम करेगा, पूछा जाता है ये सब। सैंधव सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण बाढ़ था। ओके, जो विनाश हुआ सैंधव सभ्यता का उसका मेन कारण क्या कहा जाता है? बाढ़ कहा जाता है। ये मैं इसलिए कहा काफी इंपॉर्टेंट है। मैं 2014 की बात कर रहा हूँ। 2014 में एक मीन्स मध्य प्रदेश का एग्जाम था। ओके, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का रेंजर का था। तो उसमें मेरे से ये प्रश्न पूछा गया था। क्लियर? कि मीन्स हड़प्पा में कहाँ पे दफनाने का ये था। तो इस टाइप के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे दिया गया है, आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा भी कहा जाता था। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता था। अब यहाँ पे कुछ मीन्स मुख्य स्थल है और जो मेन नदी है और उसका खोज कौन किया। हालांकि आपको बस नदी याद रख लो और वर्तमान में वो कहाँ है वो याद रख लो, और कुछ इंपॉर्टेंट जो खोज करते हैं उनका नाम याद रखना। मैं रिपीट कर दूंगा उसको, बस कुछ ही जानना है आपको। हड़प्पा का तो इंपॉर्टेंट ही, हड़प्पा रावी नदी के तट पर है और इसके खोजकर्ता कौन है? दयाराम साहनी। ओके, और माधव स्वरूप वत्स, ये 1921 में खोजा गया, काफी इंपॉर्टेंट है। और पाकिस्तान का मट्टुगोड़िया जिला में है, बस आप याद रखो ये पाकिस्तान में। क्लियर? मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर है, रखालदास बनर्जी इसके खोजकर्ता हैं। चंद्रहुंद्रो सिंधु नदी के तट पर है। कालीबंगन घंघर नदी के तट पर। कोट दीजी ये सिंधु नदी के तट पर। रंगपुर मादर नदी के तट पर। रोपड़ सतलज। लोथल भोगवा। आलमगीरपुर हिंडन। सुत कगोडोर दस्त। बनमाली रंगोई और धोलावीरा भी रंगोई के तट पे ही था। ओके, तो यहाँ पे आपको बस इतना कालीबंगा तक याद रखो, काफी है आपका। ओके, हड़प्पा रावी नदी के तट पर। मोहनजोदड़ो सिंधु। चंद्रहुंद्रो सिंधु। कालीबंगा घाघर, इतना से आपका काम चल जाएगा, इससे अधिक पूछा नहीं जाएगा। रोपड़ सतलज रोपड़ सतलज याद रख लो और लोथल भी भोगवा। ओके, इतना काफी है आपके लिए। तो ये आपका एंड हुआ। आगे जो हमारा है वो है वैदिक सभ्यता, वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। सेशन अगर अच्छा लग रहा हो तो फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों से जितना हो सके शेयर करो, क्योंकि आप जितना फास्ट शेयर करोगे, मैं जितना स्ट्रगल करोगे, मेहनत करोगे, मैं आपसे दुगुना करूंगा। ओके, काफी अधिक वीडियो भी ला के दे दूंगा आप लोगों को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।